वेलकम स्टूडेंट्स, फिनग्राफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। अगर आप सीए, सीएस, बीकॉम या किसी भी कॉमर्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये लेक्चर आपके लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल होने वाला है। आज हम इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 9 का एक डिटेल मास्टर क्लास लेने वाले हैं। एक ऐसा कानून जो ऐसी इनकम पर टैक्स लगाता है जो फिजिकली कभी इंडिया में आई ही नहीं। साउंड्स क्रेजी राइट? तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। इस पूरे लेक्चर को बिल्कुल लॉजिकल और याद रखने लायक बनाने के लिए हमने इसे 5 सिंपल मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है। डीम्ड अक्रूवल के बेसिक्स, सैलरीज और डिविडेंड्स, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और एफटीएस, फिर बिजनेस कनेक्शंस और एसईपी और आखिर में इनडायरेक्ट एसेट ट्रांसफर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे मॉड्यूल 1 से, डीम्ड अक्रूवल इन इंडिया। अब अगर हम इस एक्चुअल बेयर एक्ट की टेक्निकल लैंग्वेज देखें तो बिगनर्स को थोड़ी इंटिमिडेटिंग लग सकती है, लेकिन इसका कोर लॉजिक बहुत सिंपल है। गवर्नमेंट ऐसी इनकम पर टैक्स क्यों लगाती है जो इंडिया में रिसीव ही नहीं हुई? रीजन एकदम क्लियर है, इंडियन टैक्स बेस को नॉन रेजिडेंट से प्रोटेक्ट करना। लॉजिक ये कहता है कि अगर किसी इनकम का बेस या सोर्स इंडिया में है तो उस पर टैक्स कलेक्ट करने का राइट भी सिर्फ और सिर्फ इंडिया का ही बनता है। कानून में 2 टर्म्स को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। डीम टू अक्रू और अराइज का सीधा सा मतलब है एक लीगल फिक्शन क्रिएट करना, यानी कानून की नज़र में उस इनकम को इंडिया में अर्न किया हुआ मान लिया जाता है, चाहे पैसों का एक्चुअल पेमेंट किसी और कंट्री में ही क्यों ना हुआ हो। और ध्यान दीजिए, सेक्शन 9 में ये जो वर्ड है ना, थ्रू, इसका लीगल स्कोप इतना ब्रॉड रखा गया है कि इसने एक बड़ा नेट बिछा दिया है ताकि कोई भी टैक्स इवेट करके आसानी से निकल ना पाए। कानून के हिसाब से डीम्ड अक्रूवल के 4 कोर पिलर्स हैं। अगर कोई एसेट या सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में है, कोई प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है, किसी का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है, या फिर इंडिया में सिचुएटेड किसी कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होता है, अगर इनकम इन चारों में से किसी भी सोर्स से डिराइव हुई है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो कानून ऑटोमेटिकली उस पर टैक्स लगा देगा। इन चारों कंडीशंस को बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए। अब आते हैं हमारे मॉड्यूल 2 पर, जहां हम स्ट्रिक्टली सैलरीज, डिविडेंड्स और एसेट्स पर फोकस करेंगे। सैलरी इनकम रूल्स में ये कंपैरिजन एग्जाम्स में बार बार आता है। पहला रूल बेसिक है, अगर सर्विसेज फिजिकली इंडिया में रेंडर की गई हैं तो सैलरी टैक्सेबल होगी, इंक्लूडिंग द रेस्ट या लीव पीरियड्स। लेकिन असली ट्विस्ट दूसरे रूल में है। ये एक स्पेशल एक्सेप्शन है। अगर इंडियन गवर्नमेंट किसी इंडियन सिटीजन को सैलरी पे करती है जो आउटसाइड इंडिया अपनी सर्विसेज दे रहा है, तब भी वो सैलरी डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया ही मानी जाएगी। ये एक्सेप्शन हाई यील्ड एमसीक्यू पॉइंट है। डिविडेंड्स के मामले में रूल बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर डिविडेंड किसी इंडियन कंपनी ने पे किया है तो वो इंडिया में ही टैक्सेबल होगा। इस बात से लिटरली जीरो फर्क पड़ता है कि वो एक्चुअल में किस देश में पे किया गया है। इंडियन कंपनी का टैग लगते ही इंडियन टैक्स लगना 100% तय है। चलिए अब टैकल करते हैं द बिग 3, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और एफटीएस यानी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज को। ये टॉपिक स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, लेकिन इस पेयर मैट्रिक्स के साथ कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये मैट्रिक्स आपके एग्जाम रिवीजन का अल्टीमेट शॉर्टकट है। ध्यान दीजिए कि टैक्सेबिलिटी पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करती है कि पेमेंट कर कौन रहा है और पैसा कहाँ यूज हो रहा है। अगर पेयर द गवर्नमेंट है तो इनकम हमेशा इंडिया में टैक्सेबल होगी, नो एक्सेप्शंस। अगर पेयर एक रेजिडेंट है तो जनरली टैक्सेबल होगी, एक्सेप्ट अगर वो पैसा एक्सप्लिसिटली इंडिया के बाहर किसी बिजनेस के लिए यूज हुआ हो। और अगर पेयर नॉन रेजिडेंट है तो जनरली टैक्सेबल नहीं होती। पर रुकिए, अगर वो फंड्स प्योरली इंडिया के अंदर किसी बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज हुए हैं तब ये इमीडिएटली टैक्स नेट में आ जाएगा। एग्जामिनर्स को एक्सेप्शंस पूछना बहुत पसंद होता है, तो याद रखिए इन 4 चीजों को टेक्निकल सर्विसेज यानी एफटीएस की डेफिनेशन से पूरी तरह बाहर रखा गया है। अगर कंसिडरेशन किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, असेंबली प्रोजेक्ट, माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए है या फिर वो सीधा सैलरीज हेड के अंदर चार्ज होती है, इन केसेस में डीम्ड अक्रूवल के एफटीएस रूल्स अप्लाई नहीं होते। और यहां आता है एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप। सेक्शन 911 एक्सप्लिसिटली क्लियर करता है कि इंटरेस्ट, रॉयल्टी और एफटीएस इंडिया में टैक्सेबल माने जाएंगे, चाहे उस नॉन रेजिडेंट का इंडिया में कोई घर हो या ना हो, ऑफिस हो या ना हो, यहां तक कि उसने एक्चुअली इंडिया आकर कोई सर्विस भी ना दी हो। टैक्स लायबिलिटी के लिए फिजिकल प्रेजेंस का होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अब चलते हैं मॉड्यूल 4 की तरफ, बिजनेस कनेक्शंस और एसईपी। यहां हम समझेंगे मॉडर्न डिजिटल इकोनॉमी और एजेंसी बिजनेस के रूल्स। एक डिपेंडेंट एजेंट इंडिया में अपने प्रिंसिपल के लिए बिजनेस कनेक्शन कब क्रिएट करता है? जब वो हैबिचुअली इन तीनों में से कोई स्टेप परफॉर्म करे।
पहला, वो फ्रीक्वेंटली ऐसी अथॉरिटी यूज करे जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट्स कंक्लूड कर सके। दूसरा, वो फ्रीक्वेंटली डिलीवरी देने के लिए गुड्स का स्टॉक मेंटेन करे। या तीसरा, वो हैबिचुअली ऑर्डर्स सिक्योर करता हो। अगर एजेंट डिपेंडेंट है और इनमें से एक भी काम हैबिचुअली करता है तो समझो बिजनेस कनेक्शन सक्सेसफुली एस्टैब्लिश हो गया। पर यहाँ भी कुछ ऐसी स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें एग्जेम्पशन दी गई है। जैसे अगर आप किसी इंडिपेंडेंट ब्रोकर के थ्रू काम कर रहे हैं, सिर्फ एक्सपोर्ट करने के लिए गुड्स परचेज कर रहे हैं, कोई फॉरेन न्यूज़ एजेंसी न्यूज़ और व्यूज़ कलेक्ट कर रही है, स्पेशल नोटिफाइड जोन्स में अनकट डायमंड्स का डिस्प्ले हो रहा है, या स्पेसिफाइड नॉन रेजिडेंट्स द्वारा यहाँ आकर सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स शूट की जा रही हैं। इन 5 सिनेरियोज में बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाता। इन्हें मार्क कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं SEP यानी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस पर। यह प्रोविजन डायरेक्टली टेक जायंट्स को पकड़ने के लिए लाया गया था। अगर इंडिया में गुड्स, सर्विसेज या डेटा और सॉफ्टवेयर डाउनलोड्स की ट्रांजैक्शंस एक लिमिट क्रॉस कर जाएं, या फिर ऐसी कंपनी सिस्टमैटिक और कंटिन्यूस तरीके से इंडियन यूजर्स से बिजनेस सॉलिसिट कर रही हो, तो उसे SEP माना जाएगा। इसका टारगेट क्लियर है, इंडियन यूजर्स से कनेक्ट होकर उनके डेटा और एड्स से कमाए गए पैसों पर टैक्स लगाना। अब इस ट्रिकी सवाल पर थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या होगा अगर एक फॉरेन कंपनी जो सेटअप भी इंडिया के बाहर हुई और बेची भी किसी बाहर वाले को गई, लेकिन एक्चुअली में उसकी ट्रू वैल्यू का बेस इंडियन एसेट्स थे? ऐसे इवेजन को कंप्लीटली रोकने के लिए एक कमाल का सॉल्यूशन लाया गया, जो हमें ले आता है इस सेशन के आखिरी मॉड्यूल पर, इनडायरेक्ट एसेट ट्रांसफर्स। सेक्शन 910 तब अप्लाई होता है जब किसी फॉरेन एंटिटी की वैल्यू सब्सटैंशियली इंडियन एसेट्स से डिराइव होती है। इस रूल को ट्रिगर करने के लिए एक्ट ने 2 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त, स्पेसिफाइड डेट पर उन इंडियन एसेट्स की वैल्यू मिनिमम 10 करोड़ रुपए यानी 100 मिलियन रुपीस क्रॉस करनी चाहिए। और दूसरी शर्त यह है कि यही इंडियन एसेट्स उस फॉरेन कंपनी के टोटल ग्लोबल एसेट्स की वैल्यू का कम से कम 50% हिस्सा होने चाहिए। जब ये दोनों पैरामीटर्स मीट होंगे, तभी उस इनडायरेक्ट ट्रांसफर पर इंडिया में टैक्स लगने का रूल एक्टिव होगा। लेकिन गवर्नमेंट का इंटेंट छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स को परेशान करना नहीं है, इसलिए इसमें स्मॉल शेयर होल्डर एग्जेम्पशन बनाई गई। अगर शेयर्स ट्रांसफर करने वाले के पास 5% से कम वोटिंग पावर या इंटरेस्ट है और उसके पास एब्सोल्युटली कोई मैनेजमेंट या कंट्रोल राइट्स नहीं है, तो उस पर सेक्शन 910 का रूल लागू नहीं होगा। ये क्लॉज छोटे इन्वेस्टर्स के लिए काफी बड़ा रिलीफ है। चलिए एक क्विक रीकैप करते हैं इन एब्सोल्यूट कोर कॉन्सेप्ट्स का, ताकि एग्जाम के वक्त आपके दिमाग में ये फ्रेश रहें। सेक्शन 9 इफेक्टिवली इंडियन टैक्स नेट को नॉन रेजिडेंट्स तक एक्सपैंड करता है। सैलरीज प्योरली इस बात पर टैक्स होती हैं कि फिजिकल सर्विसेज कहां दी गईं। इंटरेस्ट, रॉयल्टी और FTS मेनली पेयर के रेजिडेंशियल स्टेटस और फंड यूटिलाइजेशन पर डिपेंड करते हैं। बिजनेस कनेक्शन में डिपेंडेंट एजेंट्स और मॉडर्न सेप रूल्स आते हैं। और इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स के लिए इंडियन एसेट्स का 10 करोड़ रुपीस और 50% की टोटल एंटिटी वैल्यू होना जरूरी है। इन पॉइंट्स को कंप्लीटली मेमोराइज कर लीजिए। अगर इस लेक्चर ने सेक्शन 9 के कॉन्सेप्ट को आपके लिए आसान बना दिया है, तो अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। वीडियो को लाइक करें, बाकी एग्जाम दे रहे दोस्तों के साथ शेयर करें और फिनग्राफ इंडिया को सब्सक्राइब करके फ्यूचर इनकम टैक्स क्लासेस के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जाते जाते एक आखिरी सवाल सोचिए, जैसे जैसे दुनिया और ज्यादा डिजिटल होती जा रही है, क्या आने वाले वक्त में फिजिकल टैक्सेबल बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट ही पूरी तरह ऑब्सोलीट हो जाएगा? सोचिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।